ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में कोरोना की लहर जो अब कुछ थमती सी नजर आ रही है। हालांकि उतना प्रकोप अब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना अभी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑल मेडिकल स्पेशलिस्ट कोरोना अभी गया नहीं है, लौट कर आ सकता है। बहरहाल फिर भी बहुत से एहतियाती उपाय हमने सीखे हैं, बहुत से एहतियाती उपाय हम लगातार कर रहे हैं। फिर भी कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी बिल्कुल भी नहीं हटनी चाहिए। लगातार कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका हमें पालन करते रहना चाहिए। इसके बावजूद भी बहुत से सवाल, बहुत सी जिज्ञासाएं अभी भी हमारे मन में हैं, जिसका निदान लगातार हम इस कार्यक्रम यानी कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत करते आ रहे हैं। हमारे साथ एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आपको इस महामारी से बच के रहना है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 2342217764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे साथ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनुपम, स्वागत है आपका। नमस्कार। सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्ते जी। डॉक्टर अनुपम, कोरोना की महामारी अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कोरोना के बावजूद ना होने के बाद भी उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो अब लोगों को सता रही हैं और आमतौर पर देखा जा रहा है कि वो अलग अलग बीमारियां नहीं कहेंगे, किसी न किसी तरह से परेशान रह रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है। और इसमें मैक्सिमम तौर पर, अधिकतर तौर पर देखा गया है खांसी। लोगों की खांसी बिल्कुल भी नहीं जा रही है, किसी की कम हो जाती है, किसी को रुक रुक कर खांसी आती है। ऐसे में अब उन लोगों को क्या करना चाहिए? नवीन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि ओमाइक्रॉन जो अभी वेरिएंट है, आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने भी कहा है कि आज जितने भी भारतवर्ष में केसेस हो रहे हैं वो भारतवर्ष में ज्यादातर ओमाइक्रॉन ही हो रहे हैं जी। तो ये एक अच्छी बात है कि ओमाइक्रॉन एक बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्का बीमारी करने वाला जो है वायरस है, और इससे बहुत ही, हालांकि बहुत ही तेजी से, रफ्तार से केसेस बढ़े हैं, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं हुई है। भर्ती की दर, मृत्यु की दर, तीव्रता, जो जटिलताएं हैं उनकी दर बहुत कम रही है। तो इस मद्देनजर अगर हम देखें तो जो आप कह रहे हैं कि बीमारी तो चली गई है, लेकिन हाँ, लोगों को खांसी जो है कई बार परेशान कर रही है। लेकिन इस पे भी मैं ये सबको सूचित करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबी खांसी चल रही है। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक थोड़ी खांसी रह रही है, किसी किसी को ज्यादा रह रही है, लेकिन ये फिर भी चली जा रही है। इसको हम पोस्ट कोविड इलनेस, जो पहले हम बात करते थे और जो बहुत लंबी चल रही थी और बहुत देर में सुधार आ रहा था, उससे कंपेयर ना करें। उसमें कहीं ज्यादा दिक्कतें थी, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी थी। ओमाइक्रॉन में फेफड़े का असर बहुत कम देखा गया है, ऑक्सीजन लेवल नहीं कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। खांसी जो है ये धीरे धीरे चली जाएगी और हफ्ता 10 दिन चल रही है, थोड़ा लंबा चल रही है, लेकिन फिर भी ठीक हो रही है सबकी। इसकी चिंता की इतनी बात नहीं है। जी। डॉक्टर, इसमें किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, ये जो खांसी चल रही है, इससे इन्फेक्शन फैलाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि ये खांसी हफ्ते 10 दिन के बाद परसिस्ट कर रही है और 15 दिन तक मैंने देखा है लोगों को चल रही है। तो इसमें जो है एंटी एलर्जिक ले लें दवा, जो भी सूट करती है। नमक के गुनगुने पानी से गरारा करें और गर्म पानी की भाप लें दिन में 3 से 4 बार। तो ये हफ्ते 10 दिन जब तक खांसी चल रही है तब तक लें, तो इससे काफी राहत आ जाएगी। अगर साए की आवाज आ रही है या सीटी बजने की, जैसे छाती से सांस में आवाज आ रही है, तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। जी डॉक्टर, इसमें यह भी देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना हुआ है उनका सांस भी अब लगातार जल्दी जल्दी फूलता है या घबराहट हो जाती है, किसी को थकान, किसी को सुस्ती। क्या ये सब भी कारण कोरोना के बाद के ही हैं क्या?
बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप नवीन जी। ये बिल्कुल कोरोना के बाद के हैं। कोरोना एक साधारण वायरल इलनेस नहीं है जो कि 4-5 दिन या 7 दिन में ठीक होकर चला जाता है। उसके बाद जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि खांसी है, जैसे कई लोगों को इसमें काफी दिक्कत हो रही है, तो वैसे ही जो है बदन दर्द, थकान, ये सुस्ती आना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। कोरोना में बाकी अल्फा और डेल्टा जब ये लहर थी तब तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा है। और कई लोगों को हालांकि बुखार 1-2 दिन ही रहा है, लेकिन फिर भी 10-15 दिन तक कमजोरी लोगों को रह रही है जी। तो वैसे ही जैसे खांसी है वैसे ही ये है, 10-15 दिन कई लोगों को लग रहे हैं ऐसा। तो कोरोना साधारण बीमारी नहीं है, मैं फिर से दोहराऊंगा, लेकिन हाँ अच्छा ये है कि जल्दी ठीक हो रही है अभी और जटिलताएं कम हैं। जी, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता लखनऊ से मोहम्मद आरिफ हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका सवाल सुन लेते हैं। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका और आकाशवाणी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया। क्योंकि मैं आकाशवाणी से काफी समय से जुड़ा हूँ, खासकर समाचार वगैरह। सर आप भी समाचार लेके आते हो तो सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। सर दूसरी बात ये कहनी है कि इस समाचार अब जो आधा घंटे के सुबह और शाम को आप देते हैं जी, तो उसमें जो है कुछ ये फिल्मों के भी समाचार जो है शामिल कर दीजिएगा। जी, हम आपके सुझाव पे गौर करेंगे। आपका कोरोना से संबंधित क्या सवाल है सर? जी हाँ, उसका मेरा सवाल ये है कि जैसे कोरोना का समय कुछ अब मेरे मतलब न्यूज में ये आ रहा है कि कम हो रहा है, तो अब हम जैसे ये वैक्सीन वगैरह भी लगवा चुके हैं जी, और जो भी आपके आदेश निर्देश होते हैं डॉक्टर साहब के तो उसका पालन भी करते हैं, तो आखिरकार ये कब तक अनुमान लगाया जाए कि हम लोगों को जल्दी राहत मिल जाएगी? डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है जो सभी व्यक्तियों के अंदर बहुत तेजी से कौंध रहा है कि आखिर हमें इस कोरोना से निजात कब मिलेगी। हमने वैक्सीन भी लगा ली है, बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं, कोरोना हो भी गया है, एंटीबॉडीज भी डेवलप हो चुके हैं, अब क्या करना है? देखिए, आरिफ जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। पहली चीज उन्होंने जो कही है कि आकाशवाणी को मैं भी धन्यवाद दूंगा कि ये कोरोना जागरूकता सीरीज चल रही है और इस श्रृंखला से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। दूसरी चीज जो इन्होंने कही कि इन्होंने एक अच्छे नागरिक के सारे दायित्व जो हैं वो निभाए हैं, जैसे टीकाकरण लगवाया है, कोविड अनुकूल व्यवहार जो है अपनाने के लिए कह रहे हैं और कब तक अपनाएं इसका मतलब ये अभी भी अपना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इन्होंने ये भी कहा कि जो समय समय पे जो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना भी बहुत अनिवार्य है। ये जो है ये बहुत जरूरी चीजें हैं और आज की तारीख में जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के ओमाइक्रॉन जैसे वेरिएंट्स जो हैं आते रहेंगे, लेकिन अब समय मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हमें इस वैश्विक महामारी में जीते हुए और हमने बहुत कठिन समय देखा है, जैसे अल्फा का और डेल्टा का देखा है और ओमाइक्रॉन के बाद वैक्सीनेशन के बाद भी ओमाइक्रॉन से हम लोगों ने देखा है कि दिक्कतें हुई हैं, हालांकि इतनी नहीं हुई हैं। तो अब जो समय है अब हमें इसके साथ जीने का सीख लेना चाहिए तरीका और हमें इसके साथ कई चीजें हैं जो अमल करके हमें चलना चाहिए इस पे। तो बात सही है, मास्क लगाएं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे चलें। टीकाकरण लगवा लिया है, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। जी, हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें, आज हमारे साथ है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश, जो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर फिर सुन लीजिए, 23421764 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। गाजियाबाद का रुख करते हैं, वहां से हमारे नियमित श्रोता मोहम्मद यामीन जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। यामीन जी, आज क्या जानना चाहते हैं आप? अमीन सर नमस्कार। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या हम चौथी लहर से लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे? तो ये जानना चाह रहा हूँ। और अब तो पेशेंट भी 1 लाख से कम हो गए, लेकिन मौतें फिर भी 860 के आसपास। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है कि मौतें अभी भी 800 के आसपास हैं और क्या चौथी लहर भी आ सकती है? देखिए, लहरें बिल्कुल आती रहेगी, हमें इनसे जूझना पड़ेगा और जैसा मैंने कहा हमें इनका सामना करते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपनानी पड़ेगी। जो ये कह रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि ओमाइक्रॉन बहुत ही हल्का वेरिएंट है, माइल्ड वेरिएंट है और इतनी बीमारी नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने साथ में जैसा कहा कि कोरोना की बीमारी जो है एक साधारण वायरल बीमारी नहीं है और काफी ज्यादा इससे दिक्कत होती है।
तो जो ये देहावसन हो रहा है, लोगों का जो देहांत हो रहा है, जो मृत्यु दर देखी जा रही है, जितनी भी है बहुत कम है, लेकिन हाँ, जो जा रहे हैं लोग, वो जो हैं उनको बीमारी कुछ और है, लेकिन साथ में ओमाइक्रॉन वेरिएंट या कोरोना भी पता चल रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कुछ एक डेल्टा के भी केसेस हैं जो अभी चल रहे हैं, ट्रांसमिशन संक्रमण चल रहा है, उसकी वजह से जो है कुछ तो कंट्रीब्यूशन उसका है। दूसरा जो है, जैसा मैंने कहा, जो बीमारियां हो रही हैं और उनमें देहांत बीमारी की वजह से हो रहा है, साथ में कोरोना या ओमाइक्रॉन वेरिएंट पकड़ा जा रहा है, तो वो जरूरी नहीं कोविड की वजह से है। वो जैसे कि वैसे भी समय के साथ साथ लोगों का देहांत होता है, किसी को पैरालिसिस हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो वो क्योंकि इतना ज्यादा ट्रांसमिशन है, संक्रमण है इस समय, तो वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं। तो जरूरी नहीं कि ये देहांत जो है कोरोना की वजह से है, लेकिन ये कोरोना से ग्रस्त हैं, साथ में और भी बीमारियों से हैं। ऐसे लोगों का देहांत जो है आप रिकॉर्ड में, अखबार में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है। जी, पंजाब के संगरूर का रुख करते हैं, वहां से कुलदीप शर्मा अपने सवाल के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जो ये महामारी आती है ना, इसमें टेक्निकल जानकारी से ज्यादा रूमर चलते हैं। जी, जिस तरह कोरोना के फर्स्ट वेव आई थी, उस समय पूरे राष्ट्र ने सपोर्ट किया। उसके बाद जब सेकंड वेव आई तो आधे लोग इसके विरोध में बोलने लग गए। जी, और जब ये ओमाइक्रॉन आई तब पूरा राष्ट्र इसके खिलाफ था। हर जत्थेबंदी, हर जो पढ़ा लिखा वर्ग, जैसे स्कूलों के, यूनियन प्राइवेट स्कूलों की, सरकारी स्कूल के अध्यापक, अदर डिपार्टमेंट के, सभी सरकार के नियमों के खिलाफ बोल रहे थे। क्योंकि ये चीज मैंने खुद फेस की है। मैं मास्क अभी तक लगाता हूँ और मैंने मास्क भी पीपीएम टेस्टेड मास्क लिए थे। वेरी गुड जी। अब बहुत आप जागरूक नागरिक हैं, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये चाहता हूँ जी, इसके बारे में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? आप एक एज ए साइंटिस्ट मतलब इसकी सही जानकारी दें कि वाकई जो ये कोरोना आर्टिफिशियल कोरोना था आपकी वेव, या कोरोना है, या इसमें पॉलिटिकल गाइडलाइन कुछ और कहती है, मेडिकल साइंस कुछ और कहती है। जी, डॉक्टर जी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ही कोरोना की लहरों की जो चर्चा बात होती है, कोरोना ओमाइक्रॉन आ गया, अब कोई और आएगा, पहले अल्फा था, डेल्टा था, इज इट ट्रू? ये बिल्कुल सही बात है। ये जो है, ये अल्फा डेल्टा ऐसा है, वायरस जो है, जो वैज्ञानिकी तौर पे अगर आप देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो इसमें म्यूटेशन तो हर हफ्ते दर्जनों म्यूटेशन होती हैं। अब ये सारी के सारी म्यूटेशन आपको अखबार में नहीं पढ़ने को मिलती हैं, क्योंकि ये इसका स्वाभाविक तौर है जिसपे ये बदलता रहता है। लेकिन हाँ, हर थोड़े दिन पे कोई ऐसी एक म्यूटेशन हो जाती है जिसको अल्फा, डेल्टा, ओमाइक्रॉन जो आप पढ़ते ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ओमाइक्रॉन तक बीच में ना 15-20 और अक्षर आते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे के सारे जो है बहुत सारे आते हैं जो हर बात को नहीं सुनने मिलते। ये सिर्फ उनके या उनके सब टाइप्स जो हैं वो आपको सुनने को मिलते हैं, जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आपको अखबार में पढ़े हुए मिलते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 वर्ण हैं जिनमें कि इनको क्लासिफाई करते हैं। तो जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसमें कि हमें कुछ जागरूकता रखनी पड़ती है, वो WHO और बाकी जितनी सरकारें हैं उनको ध्यान देती हैं, तवज्जो देती हैं। और उसके बाद अगर वो ज्यादा इन्फेक्शन होता है, जैसे कि ओमाइक्रॉन से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का दर था, संक्रमण फैल रहा था, वैसे उसको फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके उसको फॉलो किया जाता है। तो आज की तारीख को जैसे अल्फा था पहले, सबसे पहले, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न से हट करके अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है कि अब वो अभी कम लेवल पे है। तो ये वायरसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और जो सरकारी वेबसाइट्स हैं या जैसे कोरोना जागरूकता श्रृंखला चल रही है, ये उसको आप माने और जो उस पर बताया जाता है उसका पालन करें, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। हमारे अगले श्रोता है महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं गुरुनाथ जी? सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो अपना डेल्टा वायरस और ये जो ओमिक्रॉन, सर अभी ये हमारे देश में साथ साथ है, चल रहा है, मौजूद है डेल्टा वायरस। तो सर एक साथ जब किसी आदमी के बॉडी में एंटर करेंगे ये दोनों वायरस, तो क्या इसकी मोर्टेलिटी या सिवियरिटी बढ़ेगी? डॉक्टर साहब, वाकई ये जानना चाहते हैं, क्या एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों वायरस एंटर कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो संक्रमण के कितने चांसेस है खतरे के?
देखिए, ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि दोनों ही वेरिएंट्स एक ही आदमी में आए। आपको संक्रमण का सोर्स तो एक ही आदमी से होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे से आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो मेरे में जो वेरिएंट होगा वो ही मैं आपको ट्रांसमिट करूंगा। तो मेरे में एक ही वेरिएंट होगा तो मैं आपको वो ट्रांसमिट करूंगा। और ऐसा है कि अगर एक वेरिएंट से आपको संक्रमण हो गया या बीमार हो गया तो कुछ इम्यूनिटी तो अगले 2-3 महीने रहती है। तो 3 महीने तक इम्यूनिटी तो रहती है। तो इसलिए आपको दूसरे कोरोना वायरस से होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगले 3 महीने। हम लोग मानते भी हैं री-इन्फेक्शन अगर होगा तो 3 महीने के बाद ही होता है, उससे पहले इन्फेक्शन के होने के चांसेस नाम मात्र को होते हैं। तो एक ही आदमी में दोनों इन्फेक्शन एक समय पे होना बहुत मुश्किल है। जी, हमारे अगले श्रोता दिल्ली के बुराड़ी से मिस्टर अनिल, आइए उनके भी प्रश्न जान लेते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते नवीन सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं अनिल जी? डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वो जब डेल्टा वायरस तेजी पर था और घटा तो सारी चीजें नॉर्मल हुई, लेकिन जो मेडिकली फैसिलिटी है वो सर कब तक नॉर्मल होगी? जैसे कि कोरोना से पहले व्यवस्था चल रही थी वैसी व्यवस्था कब चालू हो? क्योंकि आज भी है, अगर हॉस्पिटलों में जाओ कोई और दिक्कत लेके तो पहले होता है कि भाई कोरोना टेस्ट कराओ, उसकी जब रिपोर्ट निगेटिव आएगी उसके बाद जो भी होगा। तो ये व्यवस्था सर कब तक ठीक होगी? इसके बारे में कुछ बताएं, अगर बता सकते हैं तो। डॉक्टर अनुपम, ये भी एक समस्या अभी लगातार फेस कर रहे हैं, जबकि कोरोना अब काफी कम हो गया है, फिर भी लगातार बिना कोरोना के टेस्ट की कोई जांच नहीं हो रही है। देखिए, मेरा मानना है कि अब ये दिक्कत इतनी नहीं होनी चाहिए। अल्फा और डेल्टा के समय में हमारे पास इतना ज्यादा टीकाकरण नहीं हुआ था और बीमारी अल्फा और डेल्टा जो लहरें थी उनसे मानव जाति को, हमारे देश में भी हम सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था। हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई महामारी आएगी या ऐसी कोई बीमारी आएगी जिसको हमें इतना ज्यादा मुश्किलें पड़ेंगी हमें। तो अब जो है, क्योंकि टीकाकरण काफी है और ओमाइक्रॉन से भी हम लोगों ने देखा है कि इतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं। मेरा मानना है अब जो भी सुविधाएं होंगी, अभी जितने भी दिशा निर्देश सरकार ने, आईसीएमआर ने दिए हुए हैं, वो मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्टिंग मना हो गई है। होम बेस्ड टेस्टिंग भी शुरू हो रही है। नागरिकों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा दी जा रही है। अगर आप टेस्ट करते हैं घर में और पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की पॉजिटिविटी की जो है इतला खुद दें जाकर के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, वो ज्यादा कर दिया गया है। तो अब मेरा मानना है कि आज की तारीख में समय वो नहीं है जो 2 साल पहले था और हम अब पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये सब दिक्कतें अब अस्पतालों में आपको इतनी नहीं आएंगी। जो नॉन कोविड रोगी हैं उनको पूरी सुविधा हमेशा देने के लिए सरकार ने कहा है। और अब जो है टीकाकरण बहुत हो गया है तो आपको अब ये सब दिक्कतें बहुत जल्दी मेरे ख्याल से दूर हो जाती है। जी डॉक्टर, स्कूल खुल चुके हैं लगभग पूरे देश में। छोटे बच्चों के और 12वीं तक के स्कूल भी अब धीरे धीरे पूरी तरह से खुल रहे हैं। इस बार देखा गया था कि ओमाइक्रॉन का जो संक्रमण है उसने बच्चों को भी घेरा है, यहां तक कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी, और लगभग हर आयु वर्ग के व्यक्ति को और बच्चों को उसने घेरा है। ऐसे में अब स्कूल खुल रहे हैं, क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए और किस तरह से हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए ताकि वो घर पे संक्रमण न लेकर आए? देखिए, अब जो है जो बहुत ही सारी चीजें हैं वो बहुत बदल गई हैं। इस बार जितने भी दिशा निर्देश जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, प्राधिकरण हैं, उन्होंने जितने भी इशू किए हैं इस बार जो स्कूल खुलने के हैं वो बहुत अलग हैं। अगर आप देखें बनिस्बत 6 महीने पहले जो हुए थे तो उसमें जो है आज की तारीख में पेरेंटल कंसेंट मैंडेटरी नहीं है, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। सारे स्कूल में जो है उन्हें स्टैगर करके खोलने, जैसे हम लोग साल भर 2 साल पहले दफ्तरों में स्टैगरिंग कर रहे थे, स्कूलों को, विद्यालयों को ये दिया गया है कि किसी भी समय आप अपने हिसाब से शिफ्ट वाइज खोल सकते हैं। अलग अलग क्लासेस को, कक्षाओं को, विद्यार्थियों को अलग अलग समय बुला सकते हैं। अटेंडेंस के ऊपर 100% का नहीं दिया गया है जोर। अभी जो लोग नहीं आना चाहते हैं वो अभी भी घर पे रह के कर सकते हैं। टीचर जो स्कूल आएंगे और जो बच्चे आएंगे स्कूल, वो सब के सब जो है टीकाकरण से सशक्त होंगे तभी बुलाए जा रहे हैं। और स्कूलों में भी जो है कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए सबके लिए सैनिटाइजर वगैरह सब चीजें का बंदोबस्त किया जाएगा, तभी स्कूल खुलेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो खुल रही हैं उसमें। और मेरा मानना है कि इससे संक्रमण की दर बहुत कम हो जाएगी।
15 से 18 साल के बच्चे हो गए हैं। अभी और भी वैक्सीनेशन जो है, कॉर्बेवैक्स का भी 5 करोड़ की डोज जो है भारत में ली गई है, और ये कोवैक्सीन भी जो है 12 से 18 में जो है अप्रूव हुई है। तो मेरा मानना है आगे चल के आगे आने वाले महीनों में बहुत ही कम असर हो जाना चाहिए और हमारे बच्चे जो हैं सुरक्षित रहेंगे और बीमारी संक्रमण फैलाने में इतना सशक्त नहीं होंगे, बीमारी से बचे रहेंगे। जी, हम अपना सवाल डॉक्टर साहब एक है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से अशोक कुमार। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं अशोक जी? जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे पहला वैक्सीन लगाने के बाद दूसरा वैक्सीन कितने दिनों के बाद हम लगवा सकते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ हेलो। डॉक्टर अनुपम ये जानना चाहते हैं कि ये पहली वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बीच में कितना गैप इन्हें रखना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कोवैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं या कोविशील्ड के बारे में। तो नवीन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वैक्सीन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी लगवाना है और कितने अंतराल पे लगवाई जाएगी। तो कोवैक्सीन जो है वो 4 हफ्ते के अंतराल पे लगनी है और कोविशील्ड जो है वो 3 महीने 90 दिन के अंतराल पे लगनी है। ऐसे ही और भी कई वैक्सीन आएंगी। अगर अभी मान लीजिए आपको जो है प्रिवेंटिव डोज या बूस्टर डोज लगवानी है आपको, तो अगर आपको कोरोना हो गया या ओमाइक्रॉन से ग्रस्त हो चुके हैं तो उसके ग्रस्त होने के ठीक होने के 3 महीने बाद लगवानी है। तो ये जो है ये अभी अंतराल रहेंगे। आप दिशा निर्देश देखते रहिए। कई नई वैक्सीन आएंगी और कुछ नई रिसर्च होगी तो भी इनका अंतराल बदल सकता है, लेकिन अभी 4 हफ्ते कोवैक्सीन और 90 दिन कोविशील्ड का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं इसे एक बार आप फिर दोहरा दीजिए, क्योंकि जिन व्यक्तियों को अगर अभी ओमिक्रॉन से जो संक्रमित है और उन्हें अभी बुखार आ गया है, हालांकि उन्होंने पहली डोज लगा ली है कोवैक्सीन की, अब उन्हें अपनी दूसरी डोज के लिए कितना अंतराल रखना चाहिए, एक बार फिर हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। कोविड से अगर अभी आप संक्रमित हैं, चाहे आपको ओमाइक्रॉन हुआ है या डेल्टा हुआ है, कोई भी वेरिएंट हुआ है, तो इसकी इम्यूनिटी जो है नेचुरल इन्फेक्शन की आमतौर पे 3 महीने मानी जाती है। जी। तो 3 महीने का अंतराल रखिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट डोज लगवाइए। जी। तो ये एक नेचुरल खुद ही इन्फेक्शन हो गया आपको, तो उस समय वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। वो आप ले लेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा उससे। जी। तो सरकार कह रही है 3 महीने बाद लगवाइए। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। आइए उनका भी सवाल सुनते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब, बहुत हुआ बचाव, बहुत हुआ कवच धारण करना। हम अब अटैक कब करेंगे इस वायरस पर? जी डॉक्टर, अब तक हम अपने आप को बचा रहे हैं, अब हमें वायरस को किल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या दुनिया में क्या रिसर्च चल रही है, ये धर्मवीर जी का सवाल है। देखिए ऐसा है, आतंक ज्यादा है, पैनिक ज्यादा है। हमें इसको किल करने की जरूरत नहीं है। इससे कई ज्यादा बीमारियां हैं जो कि ज्यादा घनी हैं या ज्यादा गंभीर हैं और जिनके लिए हमें अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करना चाहिए। टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब बीमारियां इससे ज्यादा कहीं जानलेवा हैं और इसकी मृत्यु दर अगर 2 से 5% भी आप मानिए तो बहुत कम है। डेंगू की 1% है और ये जो मृत्यु दर कोरोना की है 2 से 5% जटिल पेशेंट्स में है, गंभीर मरीजों में है, जो गंभीरता सिर्फ हमें देखने को ही जो है 95% में नहीं मिलती है। तो इसकी जटिलता इतनी नहीं है। पैनिक बहुत ज्यादा है और क्योंकि फैल बहुत ज्यादा रहा है और अभी वैश्विक महामारी के बीच में है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा से भी कम इसकी मोर्टेलिटी रहेगी और हमें इतनी ज्यादा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करिए, मेरा मानना है ये। डॉक्टर अनुपम, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और उसे बुखार रहता है और वो पैरासिटामोल या खांसी की दवाई लेता है, गले की दवाई लेता है, तो इस दौरान वो व्यक्ति अपनी अन्य बीमारी की दूसरी दवाइयां भी साथ साथ ले सकता है, अगर वो जैसे कोमॉर्बिड है, शुगर है, किडनी के पेशेंट है या किसी अलग तरह की बीमारी से पीड़ित है? जो कोविड के मरीज हैं उनको बिल्कुल सारी दवाएं अपनी लेती रहनी चाहिए जब तक उनके डॉक्टर साहब उन्हें मना ना करें। ऐसे ही जो बीमारियों से ग्रस्त हैं वो कोविड टीकाकरण जरूर लगवाएं। जो हमारे 5-10% लोग व्यस्त लोग रह गए हैं वो भी बीमारियों के, जिन लोगों को बीमारियां हैं उनको टीकाकरण करवाना अत्यंत आवश्यक है।
जी। डॉक्टर अनुपम, कोरोना के बाद जब पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था, कमजोरी आ जाती है, खांसी आ जाती है, अब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और अपने आप को दोबारा से सशक्त करने के लिए अब हमें क्या खास ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान का, या हमें किसी तरह के मल्टीविटामिन यूज करने चाहिए? 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो अपना खाना जो है, आहार बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से रखें, बैलेंस डाइट रखें, जिसमें कि प्रोटीन भी हो, थोड़ा फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। एक फल जरूर खाएं, वो बहुत जरूरी है। आपको अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो सबसे अच्छी चीज है आपका नित्य आहार अच्छे तरीके से खाना। और दूसरी चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। जी। तो नेगेटिविटी से निकले। कोरोना का काल काफी हद तक निबट गया है, जो रह गया है उसका भी हम लोग बहादुरी से सामना करके निकल जाएंगे। अपने कामकाज में लगे, परिवार का ध्यान रखें, खुश मिजाज रहें, वही कोरोना से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। जी। डॉक्टर साहब, जब कोरोना की वेव ने अटैक किया था, हम दूसरी तीसरी लहर की हम बात कर रखे हैं, तब ऐसा कहा जा रहा था कि अगर आप में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं देन यू कैन फाइट विद द कोरोना। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाती है, आप पे इंजेक्शन आप में लग जाते हैं, तो आप कोरोना से अच्छे से लड़ सकते हैं। देखा गया डॉक्टर साहब, अगर आपको पहली वेव में कोरोना हुआ, आपने वैक्सीन भी लगवा लिया, स्टिल आपके पास बहुत सारे एंटीबॉडीज हो जाते हैं, साइंटिफिकली देखा जाए, उसके बावजूद भी आप कोरोना से पीड़ित हुए ओमिक्रॉन से, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये वैज्ञानिकी आपका सवाल है, फिर भी मैं इसका संक्षेप में जवाब दूंगा कि ये जो हमारी वैक्सीन हैं, ये इन्फेक्शन बचाने के लिए नहीं है। ये जो बनी है, इतनी जल्दी जो इजाद की गई है, ये इन्फेक्शन की गंभीरता, इन्फेक्शन की जटिलता रोकने के लिए है। और उस मामले पे, उस कसौटी पे ये सारी वैक्सीन बहुत खरी उतरी हैं। आपसे हो सकता है ओमाइक्रॉन भी डेल्टा या अल्फा जितना सीवियर होता हमारे लिए, लेकिन क्योंकि इसका वैक्सीनेशन हुआ है, तो ये आराम से चुपचाप निकल गया है। ये एक धारणा है और ये मेरे ख्याल से बहुत सही धारणा है, क्योंकि ये जितनी भी आपके वैक्सीन हैं, ये जटिलता, कॉम्प्लिकेशन और गंभीरता, सीवियरिटी ये बताती हैं। तो मृत्यु दर बहुत कम करती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम करते हैं, जो कि हमने ओमाइक्रॉन के साथ देखा। जी। डॉक्टर, अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम अपने विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि ताकि भविष्य में हम कोरोना और आने वाली उन तमाम पैंडेमिक से अगर आते हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखें। बिल्कुल, शुरू में मैंने कह दिया था, अंत में फिर मैं संक्षेप में कहूंगा, टीकाकरण जरूर करें, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएं जब तक बिल्कुल सर से चली ना जाए। जितने जारी दिशा निर्देश हैं सरकार की तरफ से, उनका पालन करें और इसके साथ अब जीना सीख लें। डर के घर में नहीं बैठें जब तक जरूरत नहीं हो, मास्क लगाएं और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या करें। बच्चों को जरूर स्कूल भेजें, क्योंकि बच्चों पे मानसिक तनाव बहुत पड़ रहा है और बच्चों को डेवलपमेंट के लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर अनुपम, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय साझा करने के लिए, तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारे श्रोताओं का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद। जी। आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी आज के इस कार्यक्रम में सुना, जो कुछ भी आपने इस कार्यक्रम से सीखा, आप उसे जरूर अपनी निजी जिंदगी के अंदर अपनाएंगे, ताकि भविष्य में अगर आपको कोरोना या किसी और तरह की इससे संबंधित महामारी का सामना करना पड़े, तो आप उससे अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचा सकते हैं। धीरे धीरे सभी गतिविधियां शुरू हो रही हैं, जैसा कि कार्यक्रम में हमने लगातार चर्चा में बात की। स्कूल खुल रखे हैं, ऑफिस पूरी तरह से खुल चुके हैं और धीरे धीरे अब भीड़ भी मार्केटों में और बाजारों में और सड़कों पर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कुछ खास बातों का ख्याल आपको जरूर रखना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और लगातार अपने हाथों को साफ करते रहना है। फिर हम कोरोना जैसी किसी भी महामारी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।